नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सारित होंगे। आजकल पंजाब में वारिस पंजाब डे नामक संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह ने माहौल काफ़ी गर्मा रखा है। तो आज आइए थोड़ी सी बात पंजाब पे ही कर लेते हैं। इधर पिछले 2-3 सालों से पंजाब बहुत तरीके की गतिविधियों से गुजरा है। अभी जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें पंजाब के किसानों ने काफ़ी संख्या में शिरकत की थी और ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि पंजाब के किसानों ने उस आंदोलन को इतने लंबे समय तक चलाया और उसमें जो किसानों के प्राण गए और वो सब सारी चीज़ें हुई, उसमें भी बहुत कुछ नुकसान पंजाब और हरियाणा के किसानों को उठाना पड़ा। लोग पंजाब में फिर चुनाव भी हुए। लोग सोच रहे थे कि जो दो परंपरागत पार्टियां हैं, अकाली दल और कांग्रेस, इसी में से कोई एक जीतेगा। बहरहाल कोई नहीं जीता और नई अपेक्षाकृत बहुत नई पार्टी आपने वहाँ पर पंजाब पर कब्जा कर लिया। उसको लेकर के भी बड़ी तरीके बातचीत हुई और चर्चाएं हुई। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, बहरहाल ये हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तब तक ये हुआ कि पंजाब में एक नए संगठन का उदय हुआ, वो भी अचानक से। वारिस पंजाब डे नाम का और अमृतपाल सिंह नाम का एक युवा उसका मुखिया है और उसने कहा कि सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं। पंजाब पूरी तरीके से नशे के गिरफ्त में आ गया है और भी तमाम कमियां हैं पंजाब में, जो जायज़ बात को बताती है कि जो भी परंपरागत राजनीतिक दल है वो पंजाब की समस्या का समाधान करने में विफल रहे हैं। और इधर साथ साथ पृथक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जोर पकड़ने लगी। तो अमृतपाल सिंह ने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो हमारा पृथक खालिस्तान भी बनना चाहिए और ऐसा करने का हमें संवैधानिक अधिकार है। ये बात अमृतपाल सिंह ने कही है और अमृतपाल सिंह ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। आजकल पंजाब में उनका काफ़ी दबदबा है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह ने कहा कि वो ऐसा न करें वरना उनसे निपटा जाएगा। तो जवाब में अमृतपाल सिंह ने भी कहा कि वो इंदिरा गांधी का हश्र याद कर ले, जिन्होंने पंजाब से खेलने की कोशिश की थी। वही हश्र अमित शाह का भी हो सकता है। बात यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमृतपाल के सिंह का एक साथी है लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान, उसके खिलाफ एक FIR हुई। तो पंजाब के अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल सिंह के तमाम साथियों ने मिलकर हमला कर दिया। 6 पुलिस वाले उसमें घायल भी हो गए और लवप्रीत को छुड़ा लाई और FIR कैंसिल हो गई। उसके जो वीडियो सामने आए हैं वो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ छुड़ाने गई थी और सारे के सारे किसी न किसी तरीके के हथियार से लैस थे। तलवार से लेकर के लाठी बल्लम भाले तक सब थे। ये एक तरीके से अमृतपाल सिंह ने अपना पहला शक्ति प्रदर्शन किया कि अब हमको नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। ये सब हुआ और हो रहा है आगे भी। इसमें ये घटनाएं क्या मोड़ आगे लेती हैं ये तो समय बताएगा। फिलहाल बात यहीं पर अभी मैं रोक दूं और थोड़ा पीछे की बात करें, क्योंकि पंजाब मोटे तौर पर करीब 1/4 दशक तक तरह तरह की मुश्किलों का सामना करने के बाद सन 2000 के आसपास फिर वापस पटरी पर लौटा था और 20 साल में ही अगर फिर वो उसी तरफ जाता दिख रहा है तो ये अफसोस की बात है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के दौर की, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने ही अमित शाह को याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के हश्र को याद कर ले, उनका भी हश्र हो सकता है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अपने अमित शाह साहब बहुत दरियादिल आदमी हैं और इतनी बड़ी बात अमृतपाल सिंह ने कही, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी बड़ी दरियादिली अमित शाह साहब ने पहली बार दिखाई है, होगा उसके पीछे कोई कारण। बहरहाल अब बात आते हैं इंदिरा गांधी के दौर की। तो आपको ये बता दें कि पंजाब जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी धार्मिक आधार पर जब बंटवारे की बात चली हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने की, तो ये हुआ कि एक पृथक खालिस्तान भी बनना चाहिए। ये बात उस समय उठी और मास्टर तारा सिंह हुआ करते थे, वो इस पूरे आंदोलन के मुखिया हुआ करते थे। बहरहाल उतना लंबा डिटेल जाने जरूरत नहीं। बहरहाल तारा सिंह को समझा बुझा करके पंजाब को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। वो भी पूरा पंजाब नहीं शामिल हो पाया, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका पाकिस्तान में चला गया और जो बचा वो हिंदुस्तान में आया। और ये भी याद दिला दें कि पंजाब और हरियाणा और हिमाचल तीनों एक थे। पंजाब का हिस्सा थे जो इधर हिंदुस्तान में आया, बाद में उसको बांट के 3 राज्यों में बांट दिया गया। इंदिरा गांधी के ज़माने में ऐसा हुआ।
अब उसके बाद हुआ है कि पंजाब, एक चीज़ और भी जान लीजिए कि पंजाब में चूँकि एक तरीके से पंजाबी काफ़ी धर्मभीर होते हैं और बड़ी बहादुर कौम भी है, जांबाज कौम भी है, इसलिए कि उधर से जितने भी आक्रमण हुए उन सारे आक्रमणों को सबसे पहले पंजाबियों ने झेला। लेकिन धर्म को लेकर के काफ़ी संवेदनशील होते हैं, ये भी फैक्ट है। और उसके अलावा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रूप में इनके पास हमेशा से पंजाब में और पंजाब के बाहर भी जो जितने गुरुद्वारे हैं उनको मैनेज करने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, जिसमें काफ़ी पैसा है। और वो जो है उस पैसे की मदद से जो एक पंजाबियों का एक अपना अकाली दल होता है, जिसके आजकल मुखिया प्रकाश सिंह बादल वगैरह हैं, उन लोगों का पंजाब की राजनीति में काफ़ी दबदबा था। उस ज़माने में शुरुआती तौर पर पंजाब में दो ही राजनीतिक दल प्रोमिनेंट हुआ करते थे। एक अकाली दल, जिसके पीछे पूरी फंडिंग वगैरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होती थी, और उसके अलावा कांग्रेस। अब जाहिर सी बात है, जहाँ सत्ता होती है वहाँ संघर्ष भी होते हैं। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास चूँकि काफ़ी धनराशि होती थी और अकाली दल में भी कई धड़े थे, इसलिए उन लोगों में आपस में भी अंतर्द्वंद चलता रहता था, और कांग्रेस में भी तो खैर चलता ही था। ये सिचुएशन शुरुआती दौर में थी भारत के आज़ाद होने के बाद पंजाब की राजनीति की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीज़ों से ये सब सिचुएशन चली रही थी, और कुल मिला करके पंजाब एक स्टैंड स्टिल, मतलब एक मुहाने पर आके खड़ा हो गया था। उसी समय सभी पार्टियों ने, अगर मैं कह रहा हूँ सभी पार्टियां, तो मेरा मतलब है सभी पार्टियां, उसमें कोई भी उससे बैद नहीं थी। इन लोगों ने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को खड़ा किया, और वो संत थे, इसमें कोई शक नहीं है। या ये कह लीजिए जो भी था, मतलब वो चोला उन्होंने संत का धारण किया हुआ था, और उनकी बहुत बड़ी संख्या में मानने वाले भी थे, अभी भी हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को खड़ा किया, और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने भी शुरुआत में वही बातें की कि हम पंजाब में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना अलग लड़ रही है, अकाली दल में अलग तमाम संघर्ष है, और कांग्रेस ने भी पंजाब को बर्बाद कर दिया, इसलिए अब हम उसको आबाद करेंगे। ऐसा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले बात कह के वो आए, और चूंकि पूछे उनके साथ साथ धर्म का आवरण था, इसलिए बहुत बड़ी जल्दी वो परमानेंट हो गए और पंजाब में उनका दबदबा हो गया। उसके बाद दूसरा काम भिंडरांवाले ने किया कि वो अकाली अमृतसर का जो हरमंदिर साहब है, उन्हें आकर के उन्होंने शरण ले ली, और वहीं पर एक तरीके से उन्होंने अपना एक अड्डा सा बना लिया। और अब जाहिर सी बात है कि अकाल तख्त जो है वो पंजाब का सर्वोच्च संगठन है, और वहीं पर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले आकर रहने लगे, तो ये भी इसने भी राजनीति में बड़ा खेल खेला। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है कि आप कुछ सोच करके किसी खेल को शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद उस खेल में इतने लोग आकर के अपने अपने स्वार्थ बुनाने लगते हैं कि फिर सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाती है। यही संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ हुआ। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को सब लोगों ने, चाहे वो अकाली दल थे, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, इन सब लोगों ने मिला करके अपने अपना बदला बजाने के लिए संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अकाल तख्त के अंदर पहली बार हत्याओं का दौर भी चला, और तमाम सरकार के लोग भी उसमें मारे गए। मुझे याद पड़ता है कि आईजी हुआ करते थे अटवाल, उनको जरनैल सिंह भिंडरांवाले से बातचीत करने के लिए सरकार ने भेजा, तो उनकी वहीं बाहर ही गोली मार के हत्या कर दी। ये सिलसिला चलने लगा, और वो सिचुएशन जो थी कुछ और। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि उसमें जो थी वो जो अकाली दल था, और जो आपके ये थे, क्या नाम है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, इसके भी तमाम लोग जो थे उनका भी तरह तरह से अपमान हुआ, उसमें से कुछ लोग मार भी डाले गए। ये सिनेरियो कुल मिलाकर के हो गया। अब जब सिचुएशन पूरी तरीके से हाथ से बाहर निकल गई, तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री होने के नाते, तत्कालीन प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि ये कहने मुझे संकोच नहीं है, कहना भी चाहिए कि वो जो पूरी पंजाब प्रॉब्लम थी, उसको क्रिएट करने में कहीं न कहीं इंदिरा गांधी का भी हाथ इसलिए माना जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो वो थी, और उस नाते से भी उनको समय रहते हस्तक्षेप करना चाहिए था, और ये देखना चाहिए था कि ये समस्या नासूर न बनने पावे जो नासूर बनी। इसलिए ये कहना कि इंदिरा गांधी उसके लिए उस काम से पूरी तरीके से निर्दोष थी, ये नहीं कहना चाहिए। इंदिरा गांधी में तमाम गुण हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए तमाम अच्छे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मनुष्य थी, उनसे भी गलतियाँ होनी स्वाभाविक है, जो इस मामले में उनसे हुई। लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी समय रहते उन्होंने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, परखा, और सही स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का उन्होंने निर्णय लिया। जनरल वैद्य साहब थे, उनके उसमें सेना गई, और पहली बार उन्होंने ये भी कहा कि सेना जा तो रही, लेकिन वो जूता उतार के अंदर जाए, ये ऐसा उन्होंने किया।
और उस भीषण संघर्ष में जनरल सिंह भिंडरावाले मारे गए। और लेकिन उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा मंदिर को और अकाल तख्त को। बहरहाल बाद में उसको उसके एक सरदार संता सिंह पकड़ के लाए गए। उन्होंने उस अकाल तख्त को काफ़ी कुछ ठीक से सुधार। कार सेवा शब्द जो है उसी समय चलन में आया। कार सेवा का जो चलन है वो सिखों में ही ज़्यादा है। जब ये इस तरीके से धार्मिक कार्य होते हैं तो उसमें लोग अपनी तरफ से सेवा करने जाते हैं, उनको कार सेवक बोला जाता है। ये जो बाद के दिनों में कार सेवक शब्द यहाँ हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद के मामले में आए, ये वहीं से उठाया गया। बहरहाल कुल मिला के सिचुएशन उस समय ऐसा लगा कि ठीक हो गई है, लेकिन वो ठीक हुई नहीं थी। क्योंकि मैंने कहा कि एक सिख जो है वो धार्मिक समुदाय होते हैं और उस नाते से उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जब सेना गई तो उनकी भावनाएं आहत होनी स्वाभाविक थी। और बाकी जो लोग बाकी दल जो थे जो कांग्रेस के खिलाफ थे, उन्होंने उन भावनाओं को हवा दी और कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। मामला यहीं पर नहीं रुका। हत्या होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि सिचुएशन सुधर गई। उसके बाद दंगे हुए, तमाम सिख उसमें मारे गए, ये हुआ। और उसके अलावा राजीव गांधी जब उसके बाद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ मामले को सुधारने की कोशिश की। उसमें एक राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता हुआ, उसमें समझौते को में करने वाले लोंगोवाल साहब की भी हत्या कर दी गई। ये सब सिचुएशन हुआ। बहरहाल ये सिलसिला चल ही रहा था। बाद में उस जमाने उसके बाद फिर नरसिंह राव आए, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि आप जैसे भी उस समस्या से डील करिए। तो उस समय जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ के जो वो थे DGP KPS गिल साहब, उनसे कहा कि तुम किसी भी तरीके से इसको समझौते को करो। उन्होंने पूरी तरीके से लगे और उसमें भी कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल किसी समस्या को से निपटने में बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुल मिलाकर के सन 2000 आते आते पंजाब एक तरीके से वापस पटरी पर लौटा, ये फैक्ट है। अब वापस आते हैं अमृतपाल सिंह के ऊपर। अमृतपाल सिंह का भी कहना है कि मतलब है कि पृथक खालिस्तान हमको चाहिए और अगर हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते और ऐसा करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि जिस तरीके से अचानक से वारिस पंजाब दे का उदय हुआ और अमृतपाल सिंह का उदय हुआ, और जिस तरीके से जो अजनाला वाली घटना हुई जिसमें चौकी के पास इतने सारे हथियारबंद लोग आके सामने हो गए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और जो मैंने थोड़ा बहुत पहले भी देख रखा है कि इतनी बड़ी घटना जब होती है तो उसमें कहीं न कहीं जो शासन में जो उच्चतम स्तर पर लोग बैठे होते हैं, शासन से मेरा मतलब केवल शासन नहीं है, जो भी शासक वर्ग है, वो जो शासक वर्ग में सत्तारूढ़ पार्टी भी आती है, विपक्षी पार्टी भी आती है। जो भी शासक वर्ग है जब समस्या से निपटने में विफल रहता है तो वो कई मामलों में लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के शिगुफे छेड़ता है, जैसा उस जमाने में जनरल सिंह भिंडरावाले के साथ हुआ। और अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अमृतपाल सिंह के साथ भी यही हो रहा है। इतनी बड़ी घटना और एकदम से इतनी बड़ी घटना का उदय मेरी समझ में नहीं आता कि ये बिना किसी ताकतों के समर्थन के, और ताकतों में मैं कह रहा हूँ अंदर जो शासक वर्ग है उसके समर्थन के बिना ऐसा नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव बताता है। अब यहीं पर एक बात मैं और कहूँगा कि पिछली बार तो सिचुएशन चलिए ठीक है, समझ में आ गई, इतनी हत्याएं वगैरह उसके बावजूद, और पंजाब में करीब 25 साल करके उपद्रव के बावजूद पंजाब कैसे वापस पटरी पर लौटा। अगर वही खेल दोबारा खेला जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सधे हाथों से निपटाया जा सके। एक बात और भी ध्यान में रखने वाली बात है कि इंदिरा गांधी में तमाम खूबियाँ नहीं होंगी, तमाम खामियाँ नहीं होंगी, लेकिन वो डिसीजन लेने में समर्थ थी। ऐसा उन्होंने कई बार करके दिखाया। इतना बड़ा खतरनाक खेल अगर फिर खेला जा रहा है तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 3 इसके परिणाम हो सकते हैं। पहली चीज़ तो वो उपद्रव जो पंजाब ने पहले झेला, दूसरी चीज़ वो सब हत्याएं जो पहले भी हो चुकी हैं, आगे भी अगर हों तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और तीसरी चीज़ कि अगर वो चीज़ सिचुएशन हाथ से निकल गई तो उसके बाद क्या होगा। ये कहना कि उसमें कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का हाथ है, वो ठीक है, हो सकता है, वो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और ये मैं कहने मुझे संकोच नहीं है, कि इतनी बड़ी घटना अगर हो रही है और अगर हम उसको दबाने में समर्थ नहीं हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम अक्षम हैं और हम चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो बाहरी ताकतें इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगी। इस चीज़ को समझना चाहिए, और आग से बार बार खेलना अच्छी बात नहीं है। हर बार आग बुझ भी नहीं पाती। इस बात को अगर इस आग को हवा देने वाले लोग समझें तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो ठीक है। अगर आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे भी, उसमें क्या किया जा सकता है। हाँ, एक बात होगी कि जिन्होंने आग लगाई है वो तो जलेंगे ही जलेंगे,
साथ ही साथ वो लोग भी बेचारे जलेंगे जिनका इस आग को लगाने में कोई योगदान नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको इस तरीके की और भी चीज़ें बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।